हेलो दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आप लोगों के लिए उत्तराखंड के नोट से लेकर आ रहा है, तो आप प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़िए दोस्तों शाम के टाइम पे, और यहाँ पर आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। आज इसी सीरीज़ में ये 5वां वीडियो है, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कल कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को हम डिस्कस करेंगे। कत्यूरी राजवंश हम फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। इसमें जितने भी कुछ जो राजा हैं उन लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने की हैं उसके बारे में देखेंगे। इसकी शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसके पदाधिकारी कौन कौन से, इसकी सेना, इसके टैक्स, पुलिस व्यवस्था, ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आती हैं वो सारी बताऊंगा आपको। और लास्ट में मैं इसके आपको वो चीज़ बताऊंगा, जैसे यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे क्लास के लास्ट में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, तो मेरे साथ जुड़ जाओ। अभी के भी हिट बटन दबाओ और सब्सक्राइब बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ हमेशा के लिए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, कार्तिकेयपुर या इसको कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं दोस्तों। इसकी डेट आपको विभिन्न जगह पर अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन आपको बता दूं जो सबसे मानी जानी जो डेट है वो है 700 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक जो है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। क्वेश्चन उठता है कि भाई कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों बसंत देव ने इसकी स्थापना की थी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है दोस्तों। जैसे कि हमने कहा कि कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश ने 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1050 ईस्वी तक राज किया। तो इस दौरान जो है यहाँ पर 3 परिवारों ने शासन किया, ठीक है। 3 परिवारों के अंतर्गत अगर हम टोटल कितने राजाओं ने शासन किया अगर इसकी बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत जो है 14 नरेश आए। 3 परिवारों के 14 नरेशों ने इन 300 वर्षों में लगभग जो है यहाँ पर राज्य किया। अब यहाँ पर संस्थापक मैंने आपको बसंत देव बता दिया जो प्रथम परिवार का था। दूसरा यहाँ पर निम्बर देव था जो द्वितीय परिवार का। तीसरा सलोणादित्य था तृतीय परिवार का। इसमें थोड़ा आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। कहीं कहीं पर इनमें थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जितने भी इतिहासकार हैं उनका हर किसी का अलग अलग मानना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करते चलेंगे अपनी क्लास के दौरान। कॉपी पेन उठा लो और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू करो। पहली बात हम थोड़ा एक नज़र डाल के थोड़ा थोड़ा देख लेते फटाफट से। एक चीज़ मैंने आपको, जब मैं आपको कुनिंद पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन था, कुनिंद था। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश अगर पूछेगा तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। तो मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है भाई, कार्तिकेयपुर है। और अगर राजनीतिक राजवंश पूछेगा तो फिर क्या आएगा, कुनिंद आएगा। ये चीज़ को नोट कर लेना। और अब तक जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश है इनके 8 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो 8 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा कल भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कुल कितने अभिलेख मिल चुके हैं, 8। ये जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको दृष्टि पर रखते हुए हमने यहाँ पर इनका समाकलन किया है दोस्तों। मध्य हिमालय में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो श्रेय है वो कत्यूरी को ही जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी राजधानी जो प्रारंभ में थी लगभग 300 वर्षों तक, तो वो जोशीमठ में इनकी राजधानी थी, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, ठीक है। तो जोशीमठ ये चमोली में है, जोशीमठ चमोली में कार्तिकेयपुर नामक स्थान है, वहाँ पर इन्होंने इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो रही। बाद में राजधानी को इन्होंने कत्यूर घाटी बागेश्वर में ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है, कत्यूर घाटी। अब देखिए यहाँ पर इनके नाम से संबंधित भी यही चीज़ें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक मोटा मोटा आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। इनका जो अंतिम शासक था दोस्तों उसका नाम था सुभिक्ष राजदेव, ठीक है, सुभिक्ष राजदेव था। लेकिन आगे हम थोड़ा थोड़ा और मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ चर्चा करूंगा, उसमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी आपको। फिलहाल थोड़ा सा इतना आप समझ लो इसको, ठीक है। एक इनके उसमें ईस्ट गणदेव था दोस्तों, इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने जो है सीमा विस्तार किया और एकीकरण किया। किस चीज़ का, वर्तमान कुमाऊं और गढ़वाल का, ठीक है। तो वर्तमान जो भी कुमाऊं है और गढ़वाल है वहाँ तक इसने सीमा विस्तार किया और इनका एकीकरण करने का कार्य किया। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत बार देखा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया है। तो फटाफट से इसको आप कहीं पर नोट कर लो। बात करते हैं ललित शूर देव की। तो दोस्तों इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ललित शूर देव से।
डॉक्टर कटोच ऐसा मानते हैं कि यह एक महान निर्माता था। कौन? ललित सूरदेव। और ललित सूरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक ताम्रपत्र किस कत्यूरी राजा के मिले हैं? ये था ललित सूरदेव। ठीक है। और ललित सूरदेव को सर्वाधिक प्रतापी और शौर्यवान नरेश भी बताया गया है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर कटोच। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कत्यूरी वंश की स्थापना कैसे हुई, इस स्थापना का क्या इतिहास रहा। दोस्तों देखिए, किसी भी वंश की स्थापना जब होती है वो हम जैसे या तो इतिहास लिखा गया हो वो स्पष्ट हो जाता है, तो बाकी हम साक्ष्य या फिर अन्य तरीक़ों से जानते हैं। तो इसके संस्थापक के विभिन्न आधार हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जनश्रुति, इसके संस्थापन के विभिन्न आधार हैं स्थापना के। तो उसमें नंबर 1 आता है जनश्रुति, मतलब लोगों से सुनी सुनाई बातें। ठीक है। इनका कोई प्रमाण नहीं होता है, ये लोगों से सुनी सुनाई बातें। तो सुनी सुनाई बातों पर अगर ध्यान देंगे तो उसके अनुसार जो है कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। अब जो है ये वासुदेव नाम जो है किसी भी अभिलेख या किसी भी वंशावली में नहीं मिलता है। तो अगर किसी भी अभिलेख या वंशावली में इसका जिक्र ही नहीं होता, खाली सुनी सुनाई बातें हैं, तो फिर इस पर विश्वास करना कहीं तक जो है संभव नहीं है, मुश्किल है। दूसरा जो है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दो, एटकिंसन थे। तो एटकिंसन ने इसको एक काबुल के कटोरमान वंश का अंतिम नरेश वासुदेव था। एटकिंसन ने इन दोनों को एक ही माना है कि ये वासुदेव और वो काबुल वाला जो वासुदेव है, ये दोनों एक ही रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि मतलब काबुल वाले जो वो था वासुदेव था, उसको किसने जो है माना है उत्तराखंड के वासुदेव से? तो ये एटकिंसन ने माना, ये ध्यान रखने। उसके बाद कुछ अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। कुछ लेख मिलते हैं, जैसे एक बागेश्वर लेख है। ठीक है। तो बागेश्वर शिलालेख है जो बागेश्वर से प्राप्त हुआ है, त्रिभुवन राज शिलालेख इसका नाम है। तो इससे ऐसा बताया गया है कि इसका प्रथम नरेश, कत्यूरी राजवंश का प्रथम नरेश जो है बसंत देव था। ठीक है। तो अधिकतर चीज़ें जो है बसंत देव की तरफ इशारा करती हैं, बताती हैं, लेखों से अभिलेखों से हमको पता चलता है। तो बागेश्वर में एक त्रिभुवन राज शिलालेख है, इससे क्या पता चला हमको? बसंत देव का प्रथम नरेश था। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, कुछ अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों से भी हमको विभिन्न चीज़ें पता चलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो अभिलेख थे कत्यूरी वंश के, वो हमको कितने अभिलेख मिल चुके हैं? 8 अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। जो ये अभिलेख मिले हैं दोस्तों, इन अभिलेखों की लिपि क्या थी? ठीक है। तो इन अभिलेखों की लिपि जो है कुटिला इनकी लिपि थी। ठीक है। तो कुटिला इनकी लिपि थी, चाहे कहीं से भी ये अभिलेख मिले थे, इनकी लिपि क्या थी? कुटिला लिपि में ये अभिलेख लिखे गए थे कत्यूरियों के। उसके बाद इन अभिलेखों में क्या बताया गया है, इन अभिलेखों में क्या उल्लेख किया गया है, थोड़ा एक नज़र हम इस पर डालते हैं। तो दोस्तों, इन अभिलेखों में जो कत्यूरी राजा थे उनको सतयुगी धर्म का अवतार बताया गया है। ठीक है। इन अभिलेखों में जितने भी हमको 8 अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों में कत्यूरी राजाओं को सतयुगी धर्म का अवतार बताया गया है। और ऐसा कहा गया है कि ये प्राचीन मर्यादाएँ जो थी, उन मर्यादाओं के रक्षक थे। ठीक है। और इन राजाओं को अत्यधिक चरित्रवान बताया गया है और आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले राजा थे, ऐसा उसमें बताया गया है। और ये विद्यानुरागी थे। ठीक है। और ऐसा बताया गया है कि राजा को जो है, राजा एक ईश्वर का अंश होता था। तो ईश्वर के अंश होने की वजह से इसके दर्शन मात्र से ही क्या होते थे दोस्तों? पाप मुक्त हो जाते थे। यानी कि राजा को एक देवता के समान यहाँ पर बताया गया है इन उल्लेखों में। किन राजाओं को? कत्यूरी राजाओं को। आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद भाई, जब कत्यूरी शासन था, कत्यूरी राज्य चल रहा था, तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ पदाधिकारी होना जरूरी है। एक प्रशासन की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जैसे आज भी चलती है कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। इस तरीके से एक व्यवस्था बनाई जाती है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो वहाँ पर भी कुछ पदाधिकारी उस समय रहे होंगे। तो कत्यूरी लोगों के जो पदाधिकारी थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य की ही भांति इन्होंने भी अपने राज्य के पदाधिकारी रखे थे। ठीक है। देखिए, उसमें इनके उस समय के नाम अलग हो सकते हैं। जैसे इस समय के नाम हैं वो उस समय के नाम, जैसे अभी थानेदार होते हैं और होमगार्ड होते हैं। ठीक है। सिपाही होते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार से नाम हो सकते हैं। ठीक है। तो उस समय कुछ अलग थे। जैसे उस समय एक था प्रांतपाल। तो प्रांतपाल का क्या कार्य होता था? इसका कार्य होता था सीमा सुरक्षा।
ठीक है। विभिन्न सीमाओं की सुरक्षा करना प्रांतपाल का काम होता था। कोई प्रांत है, उस प्रांत को पालने वाला यानी कि उसकी सुरक्षा करने वाला प्रांतपाल होता था। और ये इसको जो है सीमाओं का जागरूक प्रहरी भी कहा जाता था दोस्तों। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि कत्यूरी शासन के समय जो है सीमाओं का जागरूक प्रहरी किसे कहा जाता था, तो प्रांतपाल को कहा जाता था। उसके बाद आता है घटपाल। तो घटपाल क्या होता था, विभिन्न गिरिद्वारों का रक्षक होता था, ठीक है। घटपाल, अब देखिए गिरिद्वार मतलब गिरी मतलब पहाड़ होता है ना, तो द्वार मतलब उसके द्वार, तो पहाड़ों के बीच से जो द्वार आते थे, रास्ते आते थे, उन बॉर्डर के रास्तों में ये क्या रक्षा का कार्य करता था, गिरिद्वारों पर, घटपाल। उसके बाद वर्मपाल होता था दोस्तों। ये क्या होता था, जो सीमावर्ती मार्ग हैं, बॉर्डर वाले जो रास्ते हैं, उनसे आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक कड़ी निगाह रखता था। कौन, वर्मपाल। उसके बाद नरपति होता था। नरपति जो था उसका क्या कार्य था, इसके बारे में थोड़ा जानो। सबसे पहले बात तो ये है कि जो नरपति था इसका काम था टैक्स वसूलना, ठीक है, टैक्स वसूलना इसका काम था। और नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना भी इसका कार्य था, ठीक है। नदी हैं या घाट हैं, उन घाटों पर जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ थी उसका पूरा व्यवस्था करना नरपति का काम था। और ये टैक्स भी वसूलता था। और संदिग्ध, अगर किसी चीज़ में कोई संदिग्ध व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी गतिविधियों की पूरी छानबीन करना भी नरपति का कार्य होता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक बार इनको अच्छे से नोट्स बना लो, उसके बाद इसको टाइम टाइम पर स्टडी करते रहना, रीड करते रहना। उसके बाद बात करेंगे भाई सेना की। अब पदाधिकारी भी थे तो सेना भी होगी, जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए सेना की भी आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा सबसे ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी समय की बात रही हो। दोस्तों जो कत्यूर की सेना थी, इसको कत्यूर वीर वाहिनी नाम से इनकी एक सेना हुआ करती थी। जो कत्यूर वीर वाहिनी थी वो शौर्य और सफलता के लिए पूरे जग में प्रसिद्ध थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। इन्होंने क्या किया था, अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। सेना का संगठन उन्हें इस तरीके से, अभी देखो थल सेना होती है, जल सेना होती है, वायु सेना होती है, ठीक है। और उसके अंदर घुस जाएंगे तो आपको फिर विभिन्न सेना मिलेंगी, फिर बटालियनें मिलती हैं, ठीक है, फिर अर्धसैनिक बल। इस तरीके से आज के समय में सेना का विभाजन है। तो उस समय में भी क्या था, सेना का विभाजन 4 प्रकार से कत्यूरों ने किया था। नंबर 1 तो थे पदातिक, ठीक है। पदातिक से आपको नाम से ही लग रहा होगा, पदों से संबंधित होंगे। दूसरे थे अश्वारोही दोस्तों। अश्वारोही मतलब अश्व जहाँ पर आ रहा है तो यानी कि घोड़ों से संबंधित होंगे। तीसरे थे गजारोही यानी कि हाथियों से संबंधित होंगे। चौथा थे उष्ट्रारोही यानी कि ऊँट से संबंधित होंगे। अब पदातिक की बात अगर हम करते हैं तो पदातिक जो थी दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा पैदल से पैरों से संबंधित, तो ये पैदल सेना थी, ठीक है, पैदल सेना थी। इनको गौल्मिक कहते थे, ठीक है। ये आता है, ये एक आध बार आ भी चुका है, तो इसको गौल्मिक कहते थे। दूसरा अश्वारोही, दूसरे घोड़े वाली सेना जो होती थी, तो उसकी जो सर्वोच्च नायक होता था उसको अश्वबलाधिकृत कहते थे। ये एक टर्मोलॉजी है। आपने अगर अश्वबलाधिकृत याद कर लिया, अश्व माने घोड़ा, उसी तरह से गजारोही जो था हाथी वाली सेना थी, इसको हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था। इसका जो मुखिया या मुख्य नायक जो होता था। उसके बाद ऊँट वाली जो सेना होती थी उसको उष्ट्र बलाधिकृत कहते थे, जो उसका मुखिया होता था। क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, आपको अगर ये एक बार अच्छे से ध्यान रख लिया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए मैंने कहा ये 3 सेनाएं होती थी। पैदल सेना को छोड़ दिया जाए तो बाकी, चाहे वो घोड़े वाली सेना थी, गजारोही थी या उष्ट्रारोही थी, इन तीनों का एक मुखिया हुआ करता था, ठीक है, जिसको मुखिया या सर्वोच्च पदाधिकारी आप कह सकते हैं। तो इन तीनों सेनाओं का एक जो मुखिया सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसको बोला जाता हस्त्याश्वोष्ट्र बलाधिकृत, ठीक है, हस्त्याश्वोष्ट्र बलाधिकृत। ये इनका मुखिया होता था इन तीनों सेनाओं का। समझ में आया? चलिए, जैसे तीनों सेनाओं के मुखिया कौन थे, जनरल बिपिन रावत CDS, तो उसी तरीके से ये हस्त्याश्वोष्ट्र बलाधिकृत इसका नाम हुआ करता था। और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस समय में सैन्य का संचालन जो होता था दोस्तों, सैन्य संचालन वो नरेश के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, पुलिस व्यवस्था देखते हैं। उस समय की कुछ पुलिस व्यवस्था भी होगी। तो इसके अंतर्गत कुछ अधिकारी होते थे, जैसे एक दांडिक था और या फिर इसको खड्डिक बोला जाता था। दांडिक या खड्डिक जो था, दंड और खड्गधारी सिपाही हुआ करते थे, ठीक है, दंड और खड्गधारी सिपाही होते थे। उसके बाद राज्य और जनता की सुरक्षा का जिम्मा जो है इन्हीं के सर पर होता था, ठीक है, राज्य और जनता की सुरक्षा करते थे। पुलिस थी एक प्रकार की।
उसके बाद दूसरा था दोष पराधिक। ठीक है, तो अपराधियों को पकड़ने वाला एक सर्वोच्च अधिकारी जो था वो था दोष पराधिक, दोषापराधिक इसको बोल सकते हैं आप। तो ये अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी था। उसके बाद दोस्तों एक दुसाध्य साधनिक था, दुसाध्य साधनिक। तो ये गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य क्या था? षड्यंत्रों का उन्मूलन करना, षड्यंत्रों को जो है जड़ से मिटाना। तो यहाँ पर षड्यंत्रों का उन्मूलन करने का कार्य दुसाध्य साधनिक करता था। ये गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। सबसे इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। उसके बाद था दांडपाशिक, दांडनायक और महादंडनायक। ये पुलिस विभाग के कुछ बड़े बड़े अधिकारी होते थे। जैसे इस समय में अलग अलग होते हैं बड़े बड़े अधिकारी, डीजी, ठीक है, एसपी, डीएसपी, इस तरीके से। तो उस समय दांडपाशिक, दांडनायक और महादंडनायक पुलिस विभाग के ये कुछ बड़े बड़े अधिकारी होते थे। कम चांसेज हैं एग्जाम में आने के, आ भी सकता है। उसके बाद है चोरोद्धरणिक एक होता था। तो ये चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा था जिसको चोरोद्धरणिक कहा जाता था। ठीक है, चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा। उसके बाद दोस्तों कुछ इनके बखान में कुछ अभिलेखों में बहुत अजब तरीके से इनका बखान किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस समय उस समय इनके राज्य में जो व्यवस्था की गई थी, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, विभिन्न यात्राओं की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, अपनी प्रजा के लिए जो इन राजाओं ने व्यवस्था की थी, वो हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। जैसे जागेश्वर अभिलेख है और गोपेश्वर का शिलालेख है। ठीक है, जागेश्वर का शिलालेख और गोपेश्वर का शिलालेख, इन दो शिलालेखों से हमको पता चलता है कि जो यहाँ के राजा थे, कत्यूरी राजा जो थे, उन्होंने प्रजा की संपत्ति, सम्मान और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा था। ठीक है, तो इनके लिए सर्वोपरि था भाई, कोई अपनी इनकी जो प्रजा है उसकी संपत्ति, उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा, उनका ये इनके लिए सर्वोपरि था। और इन्होंने जो तीर्थ यात्राएं थी दोस्तों, तीर्थ यात्राओं को हमेशा निष्कंटक रखा। मतलब तीर्थ यात्राओं में कहीं पर भी उनके यात्राओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होती थी और निर्विघ्न वो यात्राएं संपन्न हो जाती, कोई भी विघ्न वहाँ पर उत्पन्न नहीं होने देते थे। तीसरा ये है, इन्होंने मार्गों में यात्रियों की सुविधा के लिए पाठशालाओं की स्थापना की। तो या मार्गों में इन्होंने जो यात्री होते थे, यात्रियों के लिए पाठशालाओं की स्थापना इन्होंने की थी। अब और चौथा, इन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जो है प्याऊ भी लगाए थे। तो भाई इससे एक बात साफ पता चलती है कि ये जो कत्यूरी राजा थे, इन लोगों ने अपनी प्रजा को सर्वोपरि रखा था। प्रजा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, यानी कि प्रजा के लिए बहुत ही मतलब अच्छे थे। तो अब यहाँ पर अगर शासन चलता है, जैसे आज भी गवर्नमेंट चलती है, तो उसके आय इनकम, उत्तराखंड में पर्यटन है। ठीक है, तो उसी तरीके से उस समय भी आय के कुछ साधन रहे होंगे जिससे प्रजा पलती होगी, प्रजा के व्यवस्था, पूरी शासन की व्यवस्था होती होगी। तो इस समय जो प्रमुख साधन था दोस्तों वो था कृषि था, खनिज था, खनिज संपदा और वन। ठीक है, नंबर एक तो कृषि, दूसरा खनिज संपदा और वन। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वन बहुत ज़्यादा थे और खनिज संपदा भी बहुत थी यहाँ पर, और कृषि भी उस समय यहाँ पर हुआ करती थी। तो यहाँ पर प्रमुख साधन आय के यही माने जाते थे। तो प्रमुख कृषि से संबंधित कुछ अधिकारी थे, उनको जैसे क्षेत्रपाल था, ये प्रभातार आया था पिछले महीने किसी एग्ज़ाम में, जब पिछला इससे लास्ट कोई एग्ज़ाम हुआ था, शायद बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था या कोई एग्ज़ाम था, तो उसमें प्रभातार आया था। ठीक है, तो प्रमुख कृषि संबंधित अधिकारी नंबर एक तो क्षेत्रपाल था। इसका कार्य क्या था? राज्य की कृषि की उन्नति पर ध्यान देना जो है इसका कार्य था। कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए, इसके विभिन्न तरीके और अलग अलग प्रकार से उसका जो भी कार्य है वो ध्यान रखना क्षेत्रपाल का काम होता था। उसके बाद प्रभातार होता था, ये क्या करता था? नाप करना, जो भूमि थी उसकी विधिवत और विधिपूर्वक नाप करना जो प्रभातार का कार्य होता था। उसके बाद उपचारिक या इसको पटकोषचारिक बोलते हैं, तो इसका काम था भूमि के जितने भी अभिलेख होते हैं, ठीक है, उन कागज़ों को, उन अभिलेखों को संभाल कर रखना, उसका रखरखाव करना, उसकी देखरेख करना जो है उपचारिक या पटकोषचारिक का कार्य होता था। अब भूमि की बात आ रही है तो उस समय भूमि को नापने के लिए दोस्तों जो है द्रोणामापन और नालीमापन का इस्तेमाल होता था। नालीमापन मतलब नाली का, ठीक है। अब एक नाली बराबर 9 पाथा और 2 शेर होता था, ठीक है। 9 पाथा या फिर 2 शेर, ये सारे इक्वल होते थे। एक नाली 9 पाथा और 2 शेर, ये सारे आपस में इक्वल होते थे। एक नाली बराबर 9 पाथा, 9 पाथा बराबर 2 शेर, एक नाली बराबर 2 शेर, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आगे कुछ और अधिकारी की, जैसे खंडपति और खंड रक्षा स्थानाधिपति था, तो ये जो है वन अधिकारी होता था, ठीक है। वन अधिकारी होता था, जैसे रेंजर होता होगा, फॉरेस्टर होता होगा या एसडीओ साहब होते होंगे। तो इस तरीके से
जो भी अधिकारी उस समय थे, तो खंडपति और खंड रक्षा स्थानाधिपति इसका नाम होता था। ये वन अधिकारी होता था। इसका कार्य होता था खनिज और वनों की रक्षा। ठीक है, तो खनिज और जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं और वनों की रक्षा करना इसका कार्य होता था। और इनसे संबंधित जो उद्योग हैं, इन उद्योगों की व्यवस्था करना होता था। अब भाई हमको खनिज प्राप्त हो गए, हमको वनों से विभिन्न सारी चीज़ें प्राप्त होगी, तो उनका क्या करेंगे? जब तक हमारे पास कोई उद्योग नहीं होंगे तो उन उद्योगों की व्यवस्था करना, ताकि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है सही तरीके से कर सके। उसके बाद टैक्स बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है दोस्तों, चाहे ये समय रहा हो चाहे वो समय रहा हो, तो टैक्स से जो है राज्य को चलाने के लिए टैक्स ज़रूरी होता है। टैक्स लिया जाता था पहले से ही, बहुत प्राचीन समय से ही, वो चाहे अलग अलग रूप में लिया जाता था। इन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे दोस्तों। ठीक है, तो कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे, जैसे इसमें एक भोगपति होता था और शौल्किक होता था। भोगपति और शौल्किक का कार्य क्या था? योग और शुल्क आदि जितने भी कर थे, उन करों की वसूली करना इनका कार्य था। किसका? भोगपति और शौल्किक का। दूसरा, इन्होंने भट्ट और चार प्रचार नियुक्त किए थे, जिनका कार्य था प्रजा से बिष्टी या बेगार लेना। ठीक है, आप बिष्टी छोड़ो, आप बेगार लेना समझो। जो प्रजा थी, प्रजा से बेगार लेने का कार्य कौन करते थे? भट्ट और चार प्रसार। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की थी करों की। अगर करों से संबंधित या कृषि से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कृषि थी या पशु थे, ठीक है, कृषि या पशुओं से जो भी चीज़ें हमको प्राप्त होती थी, जैसे पशु से दूध, मांस, अंडा वगैरह जो चीज़ प्राप्त होती है, तो उसका एक निश्चित अंश क्या होता था? वो कर के रूप में दिया जाता था। किस समय? अतिरिक्त दबाव नहीं था, लेकिन एक निश्चित मतलब मात्रा दी जाती थी कत्यूरी के समय। उसके बाद कुछ भूमि ऐसी होती थी दोस्तों, जो देव मंदिरों को अग्रहार के रूप में भेंट दे दी जाती थी। अब जब वो भूमि देवता को चढ़ा दी है, मंदिरों को दे दी है, तो उस भूमि में कुछ लोग अगर मान लो बस जाते हैं, रह जाते हैं, तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं उस देवता को, उस भूमि को। तो फिर उस भूमि में जो लोग रह रहे होते हैं, उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है, उनसे टैक्स या कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन क्या होता है, वो लोग राजा को टैक्स या फीस ना दे करके क्या करेंगे? जितना भी देंगे वो मंदिर समिति को देंगे, यानी कि जिस मंदिर को वो चढ़ा हुआ है उस मंदिर को वो टैक्स दे देंगे थोड़ा बहुत, या उसकी फीस दे देंगे। अब बात करेंगे राज परिवार। तो राज परिवार में जो है, जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में केवल राजा की जो महादेवी होती है और उसकी प्रधान रानी है और उसके जो उत्तराधिकारी पुत्र हैं, उनके ही नाम मिलते हैं विभिन्न अभिलेखों में। जैसे कि हमने पहले ही कहा, इनके अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। तो जो राज्य के अधिकारी थे दोस्तों, राज्य अधिकारियों का जो क्रम होता था, बड़े से लेकर के छोटे की तरफ को, वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा राजा होता था, उसके बाद राजान्यक होता था, उसके बाद राजा मात्य का ओहदा होता था, फिर सामंत आते हैं, उसके बाद महासामंत आते हैं, फिर ठक्कुर आते हैं और लास्ट में महामनुष्य आते हैं। फिर इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, घटता रहेगा। तो इस तरीके से जो इनकी व्यवस्था थी राज परिवार के, इनके सैन्य अधिकारियों का जो क्रम था, वो इस तरीके से समय रहता था। अब देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, जो राज परिवार थे उनके लिए कुछ शब्दावलियाँ इस्तेमाल होती थी उस समय। राजा शब्द का जो इस्तेमाल होता था, वो संभवतः युवराज के जो भ्राता होते थे, युवराज के भ्राताओं के लिए इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद ललित शूर जो था, वो आदि नरेशों का एक विरुद्ध मतलब एक उपाधि होती थी। ठीक है, महाराजा धीराज। उसके बाद डोटी परिवार के छोटे राजकुमार को रैंका कहते थे। ठीक है, इसको हम जो है पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा। तो इसका जो रैंका जो है राज्यान्यक का दूसरा रूप हुआ करता। और नरेश के जो भ्राता होते हैं, उनके पुत्र जो थे, उनको राजपुत्र कहा जाता था। नरेश के भाइयों के बच्चों को राजपुत्र कहा जाता था। अब बात करते हैं सामंतों की। सामंत आपने कई बार जो है हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें भी आपने सामंत सुना होगा। तो यहाँ पर सामंत जो है दोस्तों, कोई भी राज्य है तो राज्य के अंतर्गत क्या होता था, अंदर कुछ शक्तिशाली ठकुराइयाँ बनी होती थी। तो इन ठकुराइयों का जो शासन करते थे उनको सामंत बोला जाता था। ठीक है, तो इन छोटी छोटी ठकुराइयों का और शक्तिशाली ठकुराइयों का शासन जो करते थे वो सामंत होते थे, लेकिन ये नरेशों के राजाओं के अधीन ही होते थे। बात करते हैं उस समय जनपद का शासन कैसा था। तो आप इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जनपद का मतलब आप समझ सकते हैं पूरा राज्य। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट है, जनपद का मतलब वो आप नहीं मानेंगे, पूरा राज्य। जनपद का मतलब पूरा राज्य। अब देखिए, ये पूरा जनपद है, ये पूरा राज्य है।
ठीक है। तो ये पूरा राज्य है। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर राज्य का जो सर्वोपरि शासक होता था उसको नरेश बोलते थे। तो इसका जो सर्वोपरि शासक होगा वो क्या होगा, नरेश होगा। अब जो ये राज्य था, ये जो जनपद है, ये जो है 3 प्रांतों में बटा हुआ होता था, ठीक है। मतलब कुछ प्रांतों में बटा होता था। जैसे एक प्रांत ये वाला हो गया पूरा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये एक प्रांत है और इसके बाद ये दूसरा प्रांत है और उसके बाद जो ये वाला खंड बचा ये तीसरा प्रांत बचा, ठीक है। तो ये प्रांतों में इस तरीके से बटा था। जो प्रांत होते थे, एक प्रांत का शासन जो करता था वो ऊपरी क्या, इसका राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। उसी प्रकार से हमने देखा जो प्रांत हैं वो भी अगेन अलग अलग जिलों या विषयों में बटे हुए हैं। तो जिलों को विषय कहते थे। तो ये जो है 4-5 जिलों में या 4-5 विषयों में प्रत्येक प्रांत पुनः बटा हुआ था। जो प्रांतों का जिलों का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसको विषयपति कहते थे, यानी कि जिलों को विषय कहते तो विषयपति, ठीक है। तो इस तरीके से जनपद का पूरा प्रशासन चलता था। आगे बात करते हैं कत्यूरी शासन से 4 विषय और लोकगाथा से एक अन्य विषय का पता चलता है। अब हमने जिलों की बात की, विषयों की बात की, तो कत्यूरी शासन को अगर देखा जाए तो कत्यूरी शासन से हमको 4 विषयों की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर लोक गाथाओं को सुनेंगे तो उन लोक गाथाओं में हमको एक अन्य विषय का भी पता चलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैंने कहा कि कत्यूरी शासन से 4 विषयों का पता चलता है, 4 जिलों का पता चलता है। देखिए सबसे पहले कार्तिकेयपुर विषय को जिला बोलते हैं। तो कार्तिकेयपुर जिला है और टंकणपुर जिला, अंतराग जिला, ऐसाल विषय या मायापुर विषय, ठीक है। ये 5वां जो था हमको किससे पता चला, कथाओं से पता चलता है। जो कार्तिकेयपुर विषय है इसमें जो है प्राचीन कत्यूर जोशीमठ से लेकर के गोमती तक का जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आया गया, कार्तिकेयपुर जिले के अंदर आया। उसके बाद टंकणपुर जिला जो था ये अलकनंदा भागीरथी संगम से, यानी कि देवप्रयाग से लेकर के ऊपर जो अलकनंदा वाला जो क्षेत्र है, अलकनंदा उपत्यका तक, वहाँ तक का जो ये पूरा एरिया था ये टंकणपुर विषय के अंदर आता था। उसके बाद अंतराग विषय जो था भागीरथी, वो अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका का जो क्षेत्र था ये अंतराग विषय में आता था। उसके बाद ऐसाल विषय में संभवतः भागीरथी और यमुना की जो मध्यवर्ती उपत्यका है तो ये वाला क्षेत्र ऐसाल विषय के अंदर आता होगा। उसके बाद हरिद्वार के पास ही जो भाबर वाला जो प्रदेश है और शत्रुज यमुना का जो द्वाब क्षेत्र है, इन दोनों नदियों के जो आसपास वाला क्षेत्र और कालीगंगा और गोमती का जो आसपास का क्षेत्र है ये सभी मायापुर हाट के अंतर्गत आता था। ये लोक गाथाओं से हमको समझ में आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है जनपदों का उस समय विभाजन किया था। बात करेंगे नरेश की संपत्ति, तो नरेश की संपत्ति जो उसकी होती थी वो तो ठीक है, उसके साथ ही साथ जो है उसकी व्यक्तिगत संपत्ति में कुछ पशु भी शामिल होते थे दोस्तों, ठीक है। अब पशु भी शामिल होते थे तो इन पशुओं की देखरेख तो राजा खुद करेंगे नहीं, है ना, और रानी या तो घास काट के लाएगी नहीं, तो इन पशुओं की देखरेख करने वाला भी कोई अधिकारी इसने नियुक्त किया था जिसको किशोर बटचा गो मजेहस्य धिकृत कहा जाता था। देखिए कितना लंबा नाम है, अगर कोई सुनेगा इस समय वो कहेगा ये तो बहुत बड़ा अधिकारी होता होगा। तो इसका कार्य था पशुओं की देखरेख करना और इन पशुओं से दूध वगैरह जो प्राप्त करते थे उनको आभीर कहा जाता था। ये एग्जाम में आया हुआ है पूर्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आभीर किसे कहते हैं, कत्यूरी समय में जो उस राजाओं के पशुओं से जो दुग्ध वगैरह सामग्री प्राप्त करता था उसको क्या कहते थे, आभीर कहते थे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और निकल कर आते हैं यहाँ पर, तो वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। बसंत देव जो कि कत्यूरी वंश का संस्थापक था, यह एक उपाधि धारण करता था। किस चीज़ की उपाधि धारण करता था, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। इसने एक जो है ग्राम दान में दिया था, ठीक है, जिसका नाम था स्वर्णेश्वर ग्राम। तो स्वर्णेश्वर ग्राम को इसने बागेश्वर के पास एक मंदिर को दान में दिया था, ठीक है। तो ये भी उल्लेख मिलता है इसके। उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो ये राज तरंगिणी में मिलता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, आता है, बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है राज तरंगिणी में। और उसके बाद कल्हड़ ने लिखी है राज तरंगिणी, ये भी पता ही होगा आपको। तो इसी समय गढ़वाल क्षेत्र को इसी समय खरपर देव ने कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र पर जो है कार्तिकेयपुर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, किसने, खरपर देव ने। ललितादित्य मुक्तापीठ ने जब ये उल्लेख किया है
ये सारा खरपरदेव वाला उल्लेख भी इसी में मिलता है। जब इसने खरपरदेव ने यहाँ पर कब्जा कर लिया कार्तिकेयपुर पर, तो इसने एक नए वंश की यहाँ पर से स्थापना की जिसको खरपरदेव वंश कहा गया। ठीक है, तो खरपरदेव जो था ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन, जिसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, यशोवर्मन ने क्या किया था, 2 कार्य के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये यशोवर्मन का ही क्या था, समकालीन माना जाता है खरपरदेव। दोस्तों खरपरदेव जो है खरपरदेव वंश की जब इसने खरपरदेव ने स्थापना की तो इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है इसका पोता त्रिभुवन राज। ठीक है, खरपरदेव का पोता था त्रिभुवन राज, वो इसका अंतिम शासक माना जाता है। और इसने त्रिभुवन राज ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि यही उपाधि किसने धारण की थी, बसंत देव ने धारण की थी। और यही उपाधि जो है फिर किसने धारण की, त्रिभुवन राज ने भी धारण की, जो है किसका पोता था, खरपरदेव का पोता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का एक पाल शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। तो इसने क्या किया, गढ़वाल पर फिर आक्रमण कर दिया जिस समय त्रिभुवन राज का यहाँ पर शासन चल रहा था, यानी कि खरपरदेव वंश चल रहा था। हालांकि ये कत्यूरी के अंतर ही आता है। तो बंगाल के धर्मपाल ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो इसी समय क्या हुआ, खरपरदेव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हो गई। जो ये निम्बर वंश था, निम्बर देव जो था ये शैव मतावलंबी था और जागेश्वर में इसने विमानों का निर्माण भी किया है। किसने भैया, ये निम्बर देव ने। चलिए बात करेंगे निम्बर देव की बाद। अब निम्बर देव के पुत्र की, जब निम्बर देव का शासन समाप्त होता है तो उसके बाद उसके पुत्र का शासन आता है जिसका नाम था ईष्टगण देव। ठीक है, इसका नाम ईष्टगण देव था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक था ये, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की थी, एक सूत्र में बांधने का इसने प्रयास किया था। ये प्रथम शासक था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और जागेश्वर में इसने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, जागेश्वर मंदिर कत्यूरियों के समय के हैं, तो उस समय इसने भी वहाँ पर कुछ मंदिरों का निर्माण कराया। उनमें से एक था नवदुर्गा महिषमर्दिनी मंदिर, दूसरा लकुलीश मंदिर और तीसरा नटराज मंदिर। अब क्वेश्चन आएगा भाई, लकुलीश मंदिर किसका निर्माण जागेश्वर में किसने किया, निम्बर देव ने के पुत्र जो था ईष्टगण देव। तो ईष्टगण देव ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 के 3 मंदिर ध्यान रखने। और फिर इसका पुत्र होता है ईष्टगण देव का पुत्र ललित सूर देव होता है, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। ललित सूर देव, आपको मैं बता दूं दोस्तों, ललित सूर देव जो है कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। किसमें, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, इस तरीके से इसकी एक बखान किया गया है। काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान जो है इसको बताया गया है ललित सूर देव को। कहाँ पर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ये लाइन पूरी की पूरी एग्जाम में ऐसे ही आती है, किस ताम्रपत्र में है आता है या फिर इसमें किसको बताया गया है, ये प्रश्न आता है। अब ललित सूर देव का पुत्र होता है भूदेव। तो भूदेव ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, वो देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया और बैजनाथ मंदिर का इसने निर्माण करने में सहयोग किया। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में निर्माण करने में किसने सहयोग किया था, भूदेव ने। और बौद्ध धर्म का इसने यहाँ पर विरोध किया, किसने, भूदेव ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इच्छर देव। इच्छर देव जो था सलुणादित्य का पुत्र था दोस्तों। ठीक है, सलुणादित्य हमने कहा तीसरे परिवार का जो व्यक्ति था, तो सलुणादित्य का पुत्र था ये इच्छर देव। तो इसने सलुणादित्य वंश की स्थापना की थी। अब ये जो सलुणादित्य वंश की स्थापना की थी हम बोल रहे हैं, ये हमको कहाँ से पता चलता है, बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों या ताम्रलेखों के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के आधार पर कहा गया है कि इसने सलुणादित्य वंश की स्थापना की थी। किसने, इच्छर देव ने। अब इच्छर देव जो है कुछ उपाधि धारण करता था। विश्वविख्यात दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्य की शिक्षा देने में एक सफल गुरु के रूप में इसको जाना जाता है। ये ऐसी उपाधि धारण करता था या इसको ऐसी उपाधि मिली थी। आगे एक चीज़ और है इसमें, इच्छर देव जो है बहुत ज़्यादा विद्वान था। जैसे कि आपने कहा कि भाई ये शिक्षा देने में सफल गुरु था, तो फिर जाहिर सी बात है खुद भी विद्वान होगा। ये थोड़ा समझने की बात है। अब आते हैं बिरमदेव, जिसको ब्रह्मदेव भी बोलते हैं, बीरदेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कत्यूरी वंश का अंतिम शासक इसको माना जाता है। अगर मान लिया जाए जेन्युइनली, तो ये जो है अंतिम शासक माना जाता है कत्यूरी वंश का
अंतिम शासक। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इसके बारे में ये है कि ये बहुत ही अत्याचारी शासक था, बहुत ही कामुक शासक था और भोग विलासी टाइप का एक व्यक्ति था। मतलब ये बहुत ही इसके राज्य जब कत्यूरी शासन इसके हाथ में आया तो कत्यूरी शासन पूरी तरह से यहाँ से नेस्ता नाबूद हो गया। इसने कत्यूरी शासन की बागडोर मतलब पूरा कत्यूरी शासन इसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस तरीके का व्यक्ति था, भोग विलासी, कामुक और इस तरीके से अत्याचारी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1398 में, जब तैमूरलंग से इसका युद्ध होता है तो वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है और कत्यूरी वंश का यहीं से अंत हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए, जो कार्तिकेयपुर राजा थे वो मूलतः कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आ चुका है। तो अयोध्या से आए थे। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है साथियों ये। देखिए, तो कार्तिकेयपुर राजा कहाँ के थे, मूलतः अयोध्या के थे। और राजा शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष थे। ठीक है, तो आदि पुरुष कार्तिकेयपुर राजाओं के किसे माना जाता है, राजा शालिवाहन को माना जाता है। और जो कार्तिकेयपुर राजा थे इनके इष्ट देवता क्या हैं, कार्तिकेय भगवान जो है इनके इष्ट देवता हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। उसके बाद कार्तिकेयपुर वंशी राजा लोग हितकारी थे। ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि जब कार्तिकेयपुर वंश का अवसान होता है तो उस समय सूर्य अस्त हो गया था और रात्रि हो गई थी। तो भाई वो कौन सा वंश था जिसके जब ऐसा माना जाता है कि उसका अवसान हुआ, उस वंश के अवसान के समय सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये ऐसे मान्यता है, मतलब लोग हितकारी थी। जैसे कि अभी तक आपने जितना स्टडी किया उससे आपको पता ही चल गया होगा कि अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते थे, कितने हितकारी थे ये। दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजा थे ये सूर्यवंशी थे। मतलब ऐसा मानना किसका है, बी डी पांडे का है। तो बी डी पांडे मानते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजा थे वो सूर्यवंशी थे। ठीक है, और इसके शासक जो है गिरिराज चंद्र चूड़ामणि के उच्च पद पर विभूषित थे। ठीक है, और अतः आप ये कह सकते हैं अगर वो ऐसी उपाधि रखते थे, ऐसे पद पर विभूषित थे, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हैं, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इसकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। इनकी लोक भाषा पाली थी और इनका राज्य जो है धर्म राज्य हुआ करता था। तो यहाँ पर कुछ इनके राज्य से, इनके शासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बात करते हैं शंकराचार्य की। दोस्तों जहाँ से शंकराचार्य के बारे में बहुत क्वेश्चन उत्तराखंड में निकल कर आते हैं। तो उत्तराखंड में जो है शंकराचार्य का आगमन, जैसे कि आपको पता है ये साउथ के थे, तो उत्तराखंड में इनका आगमन जो होता है वो कार्तिकेयपुर वंश के समय ही इनका आगमन उत्तराखंड में माना जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर आकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रभाव कम किया था। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रभाव काफ़ी कम किया और हिंदू धर्म की इन्होंने पुनर्स्थापना की थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार करने का कार्य भी किसने किया था, आदिगुरु शंकराचार्य ने ही किया था। और ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने की, ये भी आदिगुरु शंकराचार्य ने की। और 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने देह त्याग दी। ये क्वेश्चन फेमस है, ये आता है। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर देह त्यागी, केदारनाथ में, यानी कि ये केदारनाथ से संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है। अब मैंने कहा था लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कुछ बहुत बनते हैं। जो फैक्ट अभी तक हमारे टॉपिक में नहीं आए वो ही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे दोस्तों, तो झालुराई के पुत्र थे। ठीक है, गोलू देवता तो झालुराई के पुत्र थे। उसके बाद है काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर राजा को क्या कहा गया था, तो कार्तिकेयपुर राजा को क्या कहा गया, खसाधिपति कहा गया। किस में भाई, काव्य मीमांसा में। कत्यूरी की कुलदेवी मानी जाती हैं नंदा देवी, नंदा भगवती या कोट भ्रामरी। ठीक है, ये कत्यूरी की कुलदेवी मानी जाती हैं। किस शिलालेख के अनुसार भूदेव को एटकिंसन ने बुद्ध भ्रमण शत्रु या फिर बौद्ध धर्म का विरोधी कहा है, किसको कहा है, भूदेव को कहा है। किसने कहा है दोस्तों, एटकिंसन ने कहा है। तो ये बागेश्वर शिलालेख है। ठीक है, तो बागेश्वर शिलालेख में कहा है कि बागेश्वर शिलालेख के अनुसार कहा है किसने, भूदेव को बौद्ध धर्म विरोधी या बौद्ध ब्राह्मण शत्रु। सोमचंद नामक राजकुमार का आगमन किसके समय हुआ था, तो ये राजकुमार ब्रह्मदेव के समय आया था, सोमचंद। कत्यूरी राजा प्रीतम देव का अन्य नाम क्या है, तो भाई इसका अन्य नाम पिथौरा शाही है। और जागरों में इसको पृथ्वी शाही या पृथ्वीपाल भी कहा जाता है। अब देखिए, इसका नाम जो है पिथौरा शाही
प्रीतम देव का नाम है। अब प्रीतम देव की पत्नी जो थी उनका नाम जिया रानी है दोस्तों। इन्होंने रानी बाग और रानीखेत की स्थापना जो है इन्होंने की थी, ऐसा मान्यता है। जिया रानी इनकी किसकी पत्नी? प्रीतम देव की पत्नी यानी कि पिथौरा शाही की। आगे, ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने के लिए मजबूर किसने किया था? ब्रह्मदेव ने किया था या बिरदेव ने किया था? आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, ये ब्रह्मदेव जो था काफ़ी भोग विलासी व्यक्ति था, अत्याचारी व्यक्ति था, तो इसने क्या किया था? ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने के लिए मजबूर कर दिया था। जिया रानी और तैमूर के बीच युद्ध जो है कहाँ पर हुआ दोस्तों? रानी बाग में हुआ, जो हल्द्वानी में है। तो रानी बाग से ही एक बहती हुई एक नदी आती है जो गौला नदी है, ठीक है। तो जिया रानी की हत्या जो है इसी गौला नदी में कर दी गई थी। ये दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। कत्यूरी शासन में मंदिर शैली जो है किस प्रकार की थी? तो कैसी कत्यूरी शासन में मंदिर शैली थी? वो नागर शैली में मंदिर बने हुए कत्यूरियों के। आगे है, राजधानी कत्यूर घाटी से बैजनाथ स्थानांतरित किसने की थी? तो ये नरसिंह देव ने स्थानांतरित की थी राजधानी। उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये कत्यूरी शासन को जो है उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। कत्यूरी वंश का अंत जो है कब हुआ दोस्तों? तैमूर लंग से जब युद्ध हुआ था 1398 में, इसमें ब्रह्मदेव की मौत होगी, तो यहीं से जो है कत्यूरी वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद सबसे छोटी इकाई जो है कत्यूरी समय में क्या होती थी? वो ग्राम होती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इसमें महामनुष्य और मुकद्दम अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, किसमें? ग्रामों में। तो ग्राम कत्यूरी समय की सबसे छोटी इकाई थी। आगे है, राज परिवार की रक्षा करने का जिम्मा किसका होता था? वो महाप्रतिहार होता था, ठीक है, जो राज परिवार की रक्षा करता था। किसको जो है शत्रुहंता कहा गया है? तो भाई शत्रुहंता निम्बरदेव को कहा गया, ठीक है। शत्रुहंता किसे कहा गया है? निम्बरदेव को। आगे है, द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका बनाने का प्रयास किसने किया था? तो कत्यूरियों ने किया था। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका बोला जाता है, तो फिर कत्यूरियों ने ही इसका प्रयास सर्वप्रथम किया था। किस काल में युद्ध स्मारक जो है बिरखम हुआ करते थे? तो ये कत्यूरी काल में ही युद्ध स्मारक क्या होते थे? बिरखम होते थे। बिरखम बहुत बड़े बड़े आपने भी कहीं देखे होंगे, पत्थर के एक मानव मूर्ति के आकार के होते हैं। परम महेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की, तो ये ईष्टगण देव ने की थी, ठीक है। ईष्टगण देव ने की थी। और इसके बारे में एक गजब की चीज़ ये है कि इसने खुद को दैवी उत्पत्ति से उत्पन्न बताया, ठीक है। तो दैवी उत्पत्ति से उत्पन्न इसने खुद को बताया। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्वयं को दैवी उत्पत्ति से उत्पन्न किसने बताया? तो ईष्टगण देव ने बताया था। इसने परम महेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। ये दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से संबंधित हैं। आगे है, किसने ब्राह्मण भक्त और बौद्ध सामंत की उपाधि धारण की? तो ये भूदेव ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शिखर व छत्रयुक्त मंदिर जो है वो किसके शासनकाल के मिलते हैं? तो कत्यूरी वंश के मिलते हैं शिखर और छत्रयुक्त मंदिर। जागेश्वर के मंदिर देखना, ऊपर से एक छाता टाइप की उसमें दिखाई देगी आपको। आगे है, गुप्तचरों को कहा जाता था, इनको दशाध्य या साधनिक या गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर थे इनको दशाध्य साधनिक या गूढ़ पुरुष कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे, छमुना पातर क्या थी? तो ये कत्यूरियों की नृत्यांगना थी छमुना पातर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कुमाऊं का चंद राजवंश। तो चंद वंश को हम पूरा बिल्कुल विस्तार से हम कल के वीडियो में देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई कमी अगर लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।